नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी। 7 सितंबर से सशर्त शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। अभी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, देश में नफरत का जहर घोलना चाहती है कुछ ताकतें, खतरे में है अभिव्यक्ति की आजादी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। ट्वीट में लिखा, अमेरिका की टाइम मैगजीन ने कर दिया बीजेपी और व्हाट्सएप के रिश्तों का खुलासा। पेमेंट के लिए मोदी सरकार की मंजूरी चाहता है व्हाट्सएप। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास डबल मर्डर से सनसनी। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या। पुलिस का दावा, बेटी ने ही दिया वारदात को अंजाम। और पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। भारत पाक सीमा पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग। सुरंग से होती थी आतंकियों की घुसपैठ। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। 1 सितंबर से अनलॉक 4 लागू होने जा रहा है। सरकार की 7 सितंबर से मेट्रो फिर चलेगी। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर भी खुल जाएंगे। हालांकि स्कूल कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां हो सकेगी। रैली में 100 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं स्विमिंग पूल अभी बंद ही रहेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विभाजनकारी ताकतें देश में नफरत फैला रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि संसद और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ और पवित्र मंदिर हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि संविधान भवनों से नहीं बल्कि भावनाओं से बचेगा। सोनिया गांधी ने कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतें लोकतंत्र के सामने चुनौती बन गई हैं। लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि केंद्र की सरकार चाहती है कि देश के लोग, हमारे आदिवासी, युवा, महिलाएं अपना मुंह बंद रखें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और BR आम्बेडकर समेत हमारे किसी भी महापुरुष ने यह सोचा नहीं होगा कि आज़ादी के 73 साल बाद हमारे देश को इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जब हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में होगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संदेश में किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के लिए बघेल सरकार की तारीफ की। आज देश तो रास्ते पर खड़ा, गरीब विरोधी, देश विरोधी, जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल दे। अच्छी सोच पर गलत सोच आदमी होती जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में, लोकतंत्र संस्थाएं ध्वस्त की जा रही है और लोकशाही का, तानाशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के युवा, हमारे आदिवासी, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, दुकानदार और ज्योति व्यापारी, हमारे जवान सभी अपना मुंह बंद रखें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टाइम मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि टाइम मैगजीन ने बीजेपी और व्हाट्सएप के गठजोड़ का खुलासा किया है। देश में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप चाहता है कि उसका इस्तेमाल पेमेंट के भुगतान के लिए हो। इसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी जरूरी है। इस तरह से व्हाट्सएप पर बीजेपी के नियंत्रण का पता चलता है।
देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के देवीय घटना यानी एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार से सवाल पूछे हैं। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर ये महामारी देवीय घटना है तो हम 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे? क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी? उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी हमला किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बिना किसी तैयारी के मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई और कई लोगों की जान भी चली गई। जो स्थिति थी अर्थव्यवस्था की वो भयावह थी। 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूट चुका था और अब नए आंकड़े जो आए हैं, नई रिपोर्ट जो आई है, उसके तहत 13.5 करोड़ लोग सिर्फ कोरोना के चलते बेरोजगार हो जाएंगे। ये रिपोर्ट्स आई हैं, बार बार हम सरकार को आगाह करते हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता। लॉकडाउन से पहले हमारी अर्थव्यवस्था को तुगलकी नीतियों के द्वारा कमजोर किया गया था। मोदी सरकार के लोगों के, नेताओं के द्वारा बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए हुए लॉकडाउन से जो हमारा विकास दर रेंग रहा था, आज मोदी जी ने वेंटिलेटर तक पहुंचाने का काम कर दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन इमारत का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक के जरिए किसानों का नुकसान कम से कम हो, इस बात पर सरकार का जोर है। पीएम मोदी ने टिड्डी दल के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीक के दम पर 10 राज्यों से टिड्डी दलों को बाहर कर दिया गया, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। कृषि से जुड़ी शिक्षा स्कूलों में दिए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे गांव के माध्यमिक स्कूलों में कृषि को विषय के तौर पर पढ़ाया जा सके। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। उधर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा में लगे बाढ़ के नीचे सुरंग का पता चला है। शनिवार को अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग का पता लगाया, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बताया जाता है कि इन सुरंगों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की जाती है, जबकि आतंकी गतिविधियों के लिए भी सुरंगों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। सुरंग का पता लगने के बाद जांच भी तेज कर दी गई है। बीएसएफ आईजी एनएस जामवाल के मुताबिक जीरो लाइन से करीब 150 मीटर तक सुरंग बनी हुई है। शुक्रवार को इनपुट मिलने पर सांबा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान टीम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग की जानकारी मिली। सुरंग के मुंह को बालू भरी बोरी से ढक दिया गया था, जिससे किसी को सुरंग की जानकारी ना मिल सके। करीब 8-10 प्लास्टिक सैंडबैग पर कराची और शकरगढ़ लिखा है। साफ है कि पाकिस्तान की मिलीभगत से सुरंग बनाई गई है। बड़ी बात यह है कि सुरंग से नजदीकी पाकिस्तानी सीमा चौकी 400 मीटर दूर है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर शुरू है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा के जदूरा इलाके में देर रात को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हो गया। सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से आपत्तिजनक सामान और हथियार बरामद हुए हैं।
सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल जब्त किए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और इलाके से गुजरने वाले वाहनों की तलाशियां ली जा रही है। आपको यहां पर बता दें कि शुक्रवार को भी शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये मुठभेड़ शोपियां के किलूरा इलाके में हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर किया था। Over 2 operations over 18 hours commencing from yesterday afternoon, based on very precise intelligence and hard work of the JKB and the RR battalions, we were able to neutralize 8 terrorists, including taking 1 surrender. These were done over 2 operations, one in the village Kilro in Shopian district, the other in village Dudur in the night in Pulwama district. पुलवामा के जदूरा इलाके में हुए एनकाउंटर में यूपी के मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा शहीद हो गए हैं। प्रशांत शर्मा मुजफ्फरनगर जिले के खंजापुर के रहने वाले थे। योगी सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुजफ्फरनगर जिले की एक सड़क का नाम शहीद प्रशांत शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने एक बार फिर आरजेडी के कुनबे में सेंधमारी की है। जेडीयू ने लालू यादव के दरबारी रहे हर्षवर्धन को अपने कुनबे में शामिल करा लिया है। बिहार के पूर्व डीजी रह चुके पूर्व IPS अधिकारी सुनील कुमार ने भी अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत जेडीयू के साथ कर दी है। पूर्व IPS सुनील कुमार और हर्षवर्धन को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने आज पार्टी की सदस्यता दिलाई। राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग जनता दलीय परिवार में शामिल हो चुके हैं, आगे भी होते रहे। तो इसलिए आज हर्षवर्धन सिंह जी ने भी इस परिवार में शामिल होने का फैसला किया और मन से फैसला किया, और इन्होंने आप सबों के सामने इस पार्टी को मजबूत करने का जो इनका संकल्प है उसको इन्होंने दोहराया। आज हम हर्षवर्धन सिंह जी को भी जनता दलीय परिवार में स्वागत करते हैं, हृदय से इनका स्वागत करते हैं। सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, उनका उत्थान करना, इकोनॉमिक उनका अपलिफ्टमेंट होता है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता है, सोशल कोहेजन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमने समझा, जैसे कि हमने बताया कि हमें एक मौका मिला है तो उसका हम उपयोग करेंगे।
उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध जारी है। पटना में भी विपक्षी पार्टियों ने छात्र संगठन के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और नीट और जेईई की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहती है कि लॉकडाउन है और घर से बाहर नहीं निकलिए, और दूसरी तरफ यह भी कहती है कि परीक्षा केंद्रों पर जाइए और अपने अपने एग्जाम दीजिए। ये दोनों ही बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद 5000 पत्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को भेजे थे। पर ये फैसला तो कोर्ट का है। नहीं, कोर्ट ने कहा कि आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है एग्जाम कराना तो कराइए, लेकिन ये कह रहे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे। बताइए, जिस गांव में नाव चल रहा है, बाढ़ आया हुआ है, बिहार के गांव के इलाके अभी प्रभावित हैं बाढ़ से, इस वक्त में कभी भी परीक्षा संभव नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमित कुल मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार पहुंच चुका है। इन सब के बीच दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM की अहम बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में ये बैठक की गई। मंत्री समूह की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर और सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। Like in the past, the number of patients, because we monitor it every day at 6 o'clock in the evening, 0.29% patients are only on ventilators, 1.93% are in the ICU, that is yesterday's figure, and 2.88% are on oxygen. Yesterday itself we tested 9,28,761 patients in a single day all over the country. उधर हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वीकेंड लॉकडाउन में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब सोमवार और मंगलवार को सभी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि अब शनिवार और रविवार की बजाय सोमवार और मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले जारी आदेश में बदलाव किए गए हैं। अब राज्य के सभी जिलों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें, ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। पहले की तरह ही इस दौरान जरूरी सेवाओं संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि दफ्तरों की छुट्टी शनिवार और रविवार को ही जारी रहेगी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय घर में रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। आपको यहां पर बता दें कि पिछले ही हफ्ते हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया है। पंजाब में शुक्रवार को विधानसभा का मानसून सत्र हुआ। इस सत्र में हिस्सा लेने के बाद 2 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। शुक्रवार को दोनों विधायक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे, इसलिए एहतियातन सीएम ने खुद को 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया है। उधर यूपी की योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाना ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। महाना ने कहा कि कल मैंने टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। महाना ने उनके संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की है। आपको यहाँ पर बता दें कि इससे पहले योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान और कमल रानी वरुण की कोरोना की चपेट में आने के बाद मौत हो चुकी है। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुरादाबाद के TMU कोविड हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल से एक कोरोना मरीज ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बिहार का रहने वाला था और 25 अगस्त को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के आत्महत्या करने का ये दूसरा मामला है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।
श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. लखनऊ के हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस में नया एंगल सामने आया है। पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम RD वाजपेयी की नाबालिग बेटी ने ही दिया है। पुलिस दावा कर रही है कि नाबालिग बेटी डिप्रेशन में है और उसी ने अपनी मां और भाई को गोली मारी। RD वाजपेयी रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता हैं और दिल्ली में रहते हैं। RD वाजपेयी का परिवार लखनऊ के VVIP इलाके में गौतमपल्ली में रहता है। फिलहाल पुलिस के दावे के मुताबिक बेटी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी, मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, चूँकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपेरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे तो इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफ़ी वुंड्स रेज़र से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेज़र इसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वह पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज़ इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज़ ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। यूपी के मथुरा में चलती बस में एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। वारदात मांठ इलाके की है, जहां एक डबल डेकर बस में जा रही महिला के साथ बस के ही कंडक्टर ने रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। महिला ने जब मामले की शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आज प्रातः एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि जब वह एक प्राइवेट डबल डेकर बस से लखनऊ से दिल्ली अपने घर जा रही थी तो इसी दौरान रास्ते में टोल मार्ट के पास बस के हेल्पर द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया। उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती रेप और आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश से हर रोज ऐसी खबरें आती हैं जिससे इंसान का दिल दहल उठता है। अभी लखीमपुर के वाकये से आंखों के आंसू नहीं सूखे थे कि मथुरा के अंदर चलती हुई बस के अंदर कंडक्टर ने बलात्कार किया है। कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। बस के कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है कि सवारियों को हिफाजत से मंजिल तक पहुंचाए। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।
योगी आदित्यनाथ एक नाकाम मुख्यमंत्री है। मैं एक बार फिर मुतालबा करता हूं कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और जितनी जल्दी हो इतनी जल्दी लगाना चाहिए। खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2020 के खेल पुरस्कार से देश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरोना संकट को देखते हुए पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी अपने अपने शहर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर से जुड़े। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद आजीवन अवार्ड से सम्मानित किया। खेल पुरस्कार के लिए इस बार कुल 74 खिलाड़ियों और कोचों का चयन किया गया था। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि आईपीएल में हिस्सा ले रहे रोहित शर्मा इस समय मुंबई इंडियंस टीम के साथ यूएई में हैं। एथलीट मरियप्पन टिपेरा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट और महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्चुअल समारोह में शामिल होने के लिए रानी रामपाल पीपीई किट पहनकर पहुंची। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चुनी गई भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके चलते वो पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाई। वहीं एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय को आज द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था, लेकिन पुरस्कार लेने से पहले ही शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। उधर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा ऐलान किया। केंद्र सरकार ने अर्जुन अवार्ड की राशि 15 लाख और खेल रत्न की राशि 25 लाख रुपए करने का फैसला किया है। खेल मंत्रालय के इस फैसले की खिलाड़ियों ने तारीफ की है और कहा है कि इससे खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।